गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 आपका रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। ठीक है, जो आपका क्लास 6 का है। किताब का क्या नाम है? अपनी ज़बान। ठीक है, सबक नंबर 12 है। इसमें हम लोग चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसके आंसर्स वगैरह भी हम लोग लिख के देखेंगे ताकि आप लोग आसानी से इसे कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 12, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्र बाबू 7 मई 1861 को कलकत्ता में पैदा हुए। आपके वालिद बुजुर्गवार महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के 14वें और सबसे छोटे बेटे थे। घर वाले मोहब्बत से उन्हें राबी कहते थे। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताया गया है कि वो कब पैदा हुए हैं? 7 मई 1861 में। ठीक है, और घर वाले उन्हें प्यार से क्या कहते थे? राबी कहते थे। लिखते हैं, आपके वालिद महर्षि, अच्छा वो अपने वालिद के 14वें बेटे थे। ठीक है, और सबसे छोटे भी थे। लिखते हैं, आपके वालिद महर्षि एक सूफी मंशी बुजुर्ग थे, यानी सूफी टाइप के आदमी थे जिन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं था। अल्लाह पाक की इबादत करना, अल्लाह पाक से करना, और क्या नाम है, लोगों की भलाई का काम करना, ये उनका पेशा था। है ना, सेल्फिशनेस जो होती है वो सब चीज़ें उनके अंदर नहीं थी। उनकी सारी ज़िंदगी ईश्वर भक्ति, है ना, यानी अल्लाह पाक की इबादत करना और गरीबों की मदद करने में गुजरी। अपने ज़माने के मशहूर आलिम थे। बंगाली, संस्कृत और हिंदी के साथ साथ उर्दू और फ़ारसी ज़बानें भी अच्छी खासी जानते थे। सच्चे सच्चे देशभक्त थे। है ना, देशभक्त होता है, वैसे देश लिख दिया, कोई बात नहीं। और शब व रोज़ कौम और मुल्क की बहबूदगी की फ़िक्र में लगे रहते थे। है ना, यानी हर वक्त क्या चाहते थे कि हमारा देश ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे। और उनको देखिए, अपने ज़माने के वो क्या थे? बहुत सूफ़ी बुज़ुर्ग आदमी थे। ठीक है, और उन्हें संस्कृत, बंगाली, हिंदी, इसके अलावा उर्दू और फ़ारसी भी आती थी। ये किसकी बात हो रही है? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं, उनके वालिद साहब की बात हो रही है। ठीक है, टैगोर के ख़ानदान में बच्चों की तालीम और तरबियत इसी मखसूस ढंग से दी जाती थी। ठीक है, किस मखसूस ढंग से दी जाती थी? जिस पर सदियों हिंदुस्तान की तहज़ीब व तमद्दुन को फ़ख्र रहा है। सुबह सवेरे उठना, मुँह हाथ धोकर दर्शन के लिए अखाड़े पर पहुंच जाना, अखाड़े से निकलते ही स्कूल चले जाना। ठीक है, ये उनका डेली का रूटीन था। तमाम दिन स्कूल में गुजर कर सहपहर यानी 4 बजे के करीब जब ये बच्चे वापस आते तो घर पर पढ़ाने वालों का सिलसिला शुरू हो जाता और रात 9 बजे उन्हें कैदियों की तरह सोने पर मजबूर कर दिया जाता। ठीक है, यानी उनका पूरा डे टू डे क्या था? एक रूटीन था बढ़िया से एकदम। और 9 बजे तक उन्हें क्या है? सो जाना है ना। और हम लोग देखिए कब तक जगते रहते हैं रात में। लिखते हैं, टैगोर बंगाल के मुमताज़ तरीन अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, यानी बहुत अमीर आदमी थे। कहाँ के? बंगाल के। ठीक है, लिखते हैं, मगर इस ख़ानदान में अपने बच्चों की तरबियत का ढंग भी बस नमूने का था। ठीक है, यानी ये लोग बहुत अच्छे से तरबियत करते थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत पैसे हैं तो बच्चों पे खामख़ा में लुटा दें, बच्चों को बर्बाद कर दें, ऐसा नहीं है। देखिए, लिखते हैं, बच्चों के लिए ना तो कीमती कपड़ों का एहतमाम था, ना अच्छे अच्छे मुर्ग़ खानों को मिलते थे, यानी आपके बड़े टेस्टी टेस्टी खाने भी नहीं होते थे, और ना ही ऐशो आराम का वो तमाम सामान फ़राहम किया गया था जिसने आज की नस्लों को बर्बाद कर दिया है ना। आज आपको कुछ चाहिए होता है, 1 मिनट में आपके पापा ला के देते हैं। इसकी वजह से क्या है? आज हम बर्बाद हैं, है ना। हम पढ़ना ही नहीं चाहते। आपने कहा हमें ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल चाहिए, आपको मोबाइल तो मिल गया, लेकिन आप सचमुच बताइए, आप उस मोबाइल से कितनी देर पढ़ते हैं? है ना, हर वक्त क्या है? आप गेम लेके बैठ जाएंगे, वीडियोस देखने लग जाएंगे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, रील्स, ये सब लेके बैठ जाएंगे, है ना। तो क्या मतलब है कि आपको सहूलियती की चीज़ें तो मिल जाती हैं, लेकिन आप उससे क्या हो रहे हैं? बर्बाद हो रहे हैं, अगर आप उसका सही यूज़ नहीं करते तो। ठीक है, लिखते हैं, खुद टैगोर मामूली कमीज़ और पैजामा पहनते, आमतौर पर स्लीपरों का एक जोड़ा मिला करता था। घर पर ज़्यादातर नंगे पाँव रहते थे।
आगे बात समझ में, कच्चे घर हुआ करते थे, मिट्टी पे चलना, घास पे चलना, वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है ना। तो वैसे तो स्लीपर का एक जोड़ा मिल जाता था, लेकिन घर पे ज़्यादातर नंगे पाँव ही चलते थे। अभी टैगोर 8 ही बरस के थे कि उनके बड़े भाई जीतीनाथ, ठीक है, जीवतीनाथ ने उनसे कहा, राबी तुम शेर क्यों नहीं कहते। ठीक है, उनके भाई ने उनके आँख में, आगे कान में क्या कहा, कान में मतलब कि भाई शेर कहा करो, तुम भी शेर कहो, क्योंकि उस दौर में ये चीज़ें आम थीं। टैगोर ने पहली नज़्म कमल पर लिखी। ठीक है, उनकी पहली नज़्म किस पे थी, कमल पे, लोटस। नज़्म कैसी थी कुछ पता नहीं, लेकिन ऐसा ज़रूर था कि उसे देखकर ज्योतिनाथ की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उन्होंने अपने छोटे भाई, यानी जो उनके बड़े भाई थे, वो काफ़ी खुश हो गए और उन्होंने अपने छोटे भाई की हिम्मत बढ़ाई और सबसे पहले बंगाली बहरों के उतार चढ़ाव पर तालीम दी, यानी उन्हें पढ़ाया कि गज़ल लिखना या नज़्म लिखना इतना आसान काम नहीं होता है। इसके लिए कुछ बहर हैं, है ना, कुछ औज़ान मुक़र्रर हैं, उनको आपको क्या करना है, ख़याल रखना है। टैगोर की शायरी की ये इब्तिदा थी। इसके बाद जब नॉर्मल स्कूल पहुँचे तो बाकायदा सुर्ख रंग की कापी पर शेर लिखने लगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, अभी तक तो स्टार्टिंग की, जब स्कूल पहुँच गए तो लाल कलर की एक कॉपी ली और उस पर बाकायदा तौर पर शेर लिखने शुरू कर दिए। अक्सर फुर्सत के वक्त ये अपने शेर ज्योति बानो को सुनाया करते थे। ठीक है, यानी अपने भाई जो ज्योति बाबू थे उनको सुनाते थे। ज्योति जब उन्हें अपने दोस्तों से मिलाते तो हमेशा शायर की हैसियत से तारुफ़ कराते कि भाई ये बहुत बड़े शायर हैं, इनसे मिलिए। ठीक है, ये हमारे छोटे भाई हैं और क्या हैं, शायर हैं। इस हिम्मत अफ़ज़ाई का ये नतीजा निकला कि ये जल्द शायर की हैसियत से रोशनास हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ, उन्हें हर जगह शायर शायर कहा गया। भाई मैंने आपसे कहा, आपने दो और से कहा, उन्होंने दो और से कहा, ये पूरी चेन हो गई, है ना। तो सबको पता चल गया कि भाई ये चीज़ है। जैसे अभी आपको ये चैनल पता चला, मैंने आपसे कहा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अब आपने उनसे कहा कि भाई आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो इस तरह से हमारा चैनल क्या होगा, सब जगह फैल जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि हाँ भाई अगर उर्दू पढ़ना है तो आप मैम से जाके पढ़ सकते हैं सनराइज़ स्टडी पे। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट भी यही है कि आप लोग जब देखा करें तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें, है ना। आगे देखिए, लिखते हैं, बात कुछ और आगे बढ़ी। टैगोर की शोहरत तोमल स्कूल के सुपरिटेंडेंट तक पहुंची। ठीक है, जो वहाँ के हेड थे उन तक पहुंच गई। उन्होंने टैगोर के शेर सुनकर उन्हें अपने ख़ास शागिर्दों में शामिल कर लिया, यानी उन्हें लगा वाकई शेर तो अच्छे हैं। तो उस्ताद के कुछ अच्छे शागिर्द होते थे, वो टैगोर उसमें शामिल हो गए। लिखते हैं, टैगोर की ज़िंदगी जिस अधूरी तालीम के दौर से गुजर रही थी, वो टैगोर के ख़ानदान के लिए किसी तरह इत्मीनान बख्श ना थी, है ना। यानी पेरेंट्स को भी पता चल गया था कि अब इनका दिमाग पढ़ाई से ज़्यादा शेरगोई में है। अपने बड़े भाई जिमतीनाथ के साथ उन्हें इंग्लिस्तान तालीम हासिल करने के लिए भेज दिया गया। अब वो कहाँ चले गए, इंग्लिस्तान, यानी इंग्लैंड चले गए। ये 1877 यानी 1877 की बात है कि टैगोर को पहले तो एल्टन कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में दाखिला करा दिया गया। ठीक है, जहाँ वो कई महीने तक पढ़ते रहे, लेकिन जल्द ही उनका दिल उचट गया। ठीक है, उचट हो गया यानी कि उचाट होना मतलब होता है बेजार हो जाना। ठीक है, उनका दिल ख़राब हो गया कि भाई मुझे नहीं रहना। क्यों नहीं रहना, कहते तासुब बहुत था वहाँ, काले गोरे का फ़र्क होता था, है ना, ग़ुलाम और आका का इम्तियाज़ था कि तुम ग़ुलाम हो, हम आका हैं। और इन सब बातों को उनका दिल बर्दाश्त ना कर पाया। उन्हें लगा कि भाई अल्लाह पाक ने सबको एक बराबर बनाया है, तो कोई ग़ुलाम या कोई आका कैसे हो सकता है। हाँ ठीक है, आपको अल्लाह पाक ने दौलत ज़्यादा दी है, हमें कम दी है, तो ठीक है, लेकिन इसके लिए ये तो नहीं है ना कि आप हमें अपना ग़ुलाम बना के रख लेंगे, है ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो इन सब चीज़ों की वजह से एक मर्तबा फिर उन्होंने अपना सारा ध्यान शेर और शायरी और अदबी मशग़लों की तरफ लगा दिया। इस ज़माने में उन्होंने नज़्म से ज़्यादा नस्र लिखने की कोशिश की। अब क्या हुआ, अब वो दोबारा से अपना दिमाग लिखने पढ़ने में ही लग गए और अब उन्होंने नज़्म ना लिख के क्या लिखना शुरू कर दिया, नस्र। इंग्लिस्तान में कुछ दिन ठहरने के बाद जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए, कोई डिग्री साथ ना लाए, है ना, बिना पढ़े ही वापस आ गए। कुछ दिन तक मतलब पढ़ाई की, लेकिन कंप्लीट नहीं किया कोर्स, तो डिग्री थोड़ी ना मिल जाएगी। लिखते हैं, ख़ानदान के लोग नाराज़ थे, इसलिए उनको हुक्म मिला कि शीलादान पहुँच कर जागीर का इंतज़ाम करें। ठीक है, वो जागीर का इंतज़ाम करने के लिए चले गए। ठीक है, तो आपको पता है जागीर ली जाती थी, जो किसान वगैरह होते थे उनसे पैसे वगैरह लेना, ये सारी चीज़ें होती थी।
यहाँ उन्हें पहली बार, अब वो जो हुक्म मिला घर से उसका ताबे करते हुए वो वहाँ चले गए। अब लिखते हैं, यहाँ उन्हें पहली बार इस हिंदुस्तान की गरीब और अफलास गांव वालों की भल मनसाहट और इंसानियत को गहरी नज़र से देखने का मौका मिला, है ना, कि गांव वाले लोग कितने मिलजुल कर रहते, कितने अच्छे होते और किस तरह से उनके ऊपर भी मतलब हम कह सकते हैं इस्तेसाल किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है ना। या उन्हें गरीब काश्तकारों की सादा ज़िंदगी का साबका पड़ा, यानी अब क्या हो गया, काश्तकार क्या हो गया, किसान हो गया ना, गरीब काश्तकार, उनकी जो सादा ज़िंदगी थी उससे उन्हें साबका पड़ा। उन्हें उस चीज़ को देखने का मौका मिला कि गरीब लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। ठीक है, यहाँ वो गरीबों और मज़दूरों के दुख दर्द में शरीक रहे और जागीर का इंतज़ाम इतना अच्छा किया कि सभी मुतमईन हो गए। यहाँ उनकी शायरी को नई ज़िंदगी मिली। ठीक है, शायर वही बनता है जो चीज़ों को ना हकीकत में देखे, उन्हें तराशे और उसके बाद अपनी शायरी में लिखे। लिखते हैं, उनके बहुत से ड्रामे और गीतों के मजमूए इसी शिलात की पैदावार हैं। ठीक है, टैगोर को मौसीक़ी से भी कुदरती लगाव था। आपने बचपन से मौसीक़ी की बाकायदा तालीम हासिल की। उन्होंने ना सिर्फ गीत लिखे बल्कि उन्हें लिखते हैं, उन्हें दिलकश धुन पर गाकर सुनाया। ठीक है, यानी वो सिर्फ गीत ही नहीं लिखते थे बल्कि उनकी धुन भी खुद ही निकाल लेते थे। उन्होंने अपने गीतों की धुनें भी खुद बनाई थी। उनकी बनाई हुई धुनें, देखते हैं, वो रफ्ता रफ्ता बंगाल की सबसे ज़्यादा मकबूल संगीत बन गई। ठीक है, यानी उनकी जो धुनें थी वो आज भी बहुत फेमस है। उन्हें रविंद्रनाथ संगीत क्या का नाम दिया गया। ठीक है, आगे लिखते हैं, बंगाल की मौसीकी में रविंद्र संगीत को एक अहम मुकाम हासिल है। टैगोर की एक और बात सुनकर आपको बड़ा अचंभा होगा, यानी आपको बड़ा मतलब अजीब सा लगेगा कि उन्होंने 60 साल से ज़्यादा की उम्र में मुसव्विरी सीखी थी, है ना। यानी 60+ हो गए थे। लोग सोचते हैं 60+ हो गए अब हम मर जाएंगे। ठीक है, और वो क्या कर रहे थे, वो मुसव्विरी सीख रहे थे, यानी पेंटिंग करना सीख रहे थे। भला इतनी उम्र को पहुंचकर इंसान नए फ़न को तो क्या सीखता है, अपने उस फ़न से भी उकता जाता है जिसका वो माहिर होता है ना। सही बात, बुढ़ापा आ जाता है इंसान तो जिसमें वो माहिर है ना, वो उससे भी थक चुका होता है क्योंकि उसने तकरीबन 55-60 साल वो ही काम किया हुआ होता है लगातार, तो उससे भी उसका दिल बुरा हो जाता है। लेकिन वो क्या थे, लेकिन टैगोर ने उम्र के इसी हिस्से में एक नए फ़न को सीखा, पूरी तवज्जो और मेहनत से सीखा। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं, और अभी उसे सीखे हुए 10-12 साल भी ना हुए थे कि मुसव्विरी के माहिरों में उन्हें मुसव्विरी के पैगंबर का दर्जा दिया गया। अब देखिए, मतलब वो इतने अच्छे हो गए कि उन्हें मुसव्विरी का पैगंबर का दर्जा भी मिल गया, कि मतलब बहुत फेमस है ये। ठीक है, टाइगर की तस्वीरें ज़्यादातर कुदरती मनाजिर पर हैं, जंगल के जानवरों पर हैं और परिंदों पर हैं। इन तस्वीरों की तादाद लगभग 3000 है। ठीक है, तो 60 साल की उम्र में सीखा, 10-12 साल यानी 70-72 साल की उम्र में उन्होंने इस चीज़ पे क्या करी, महारत हासिल कर ली। और उन्होंने ज़्यादातर कुदरती मनाजिर जैसे जंगल, जानवर, परिंदे, इन सब पे तस्वीरें बनाई। आगे चलें तो देखिए, लिखते हैं, टैगोर हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के बहुत बड़े शायर थे, बहुत बड़े संगीतकार थे, बहुत बड़े मुसव्विर थे, यानी उन्हें सब कुछ आता था। सब बातों के साथ साथ इंसान भी थे, बहुत बड़े इंसान जिससे मिलते बराबरी से मिलते, यानी उनके मन में कुछ ऊंच नीच, भेदभाव, अमीरी गरीबी नहीं थी। ठीक है, जैसे होता है ना कि भाई कोई ज़रा सा फेमस हो जाता है तो उसके अंदर तकब्बुर आ जाता है कि यार हम तो फेमस हैं, है ना। कोई उनसे मिलने जाएगा तो वो कहेंगे हाँ अपॉइंटमेंट लेके आना, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। ठीक है, तो ऐसा उनमें नहीं था। ठीक है, लिखते हैं, बहुत इखलाक से मिलते, यानी किसी से भी मिलते तो बहुत अच्छे से मिलते, जिस किसी से मिलते उसकी हैसियत के मुताबिक बातें करते। ये नहीं कि अगर वो किसी गरीब से मिलने तो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चमकाएं और अपने बड़े बड़े मोबाइल और आईफोन चमकाएं, ऐसा कुछ नहीं था। अगर वो देख रहे हैं कि हम किसी गरीब इंसान से मिल रहे हैं तो वो गरीबों की तरह उनसे मिलते थे। ठीक है, उन्होंने एक ज़मींदार या जागीरदार के घर में आँख खोली थी,
लेकिन उनकी सादा ज़िंदगी काबिले रश्क थी, यानी ऐसी जो लोगों को हैरान कर दे। अमीर आदमी होने के बावजूद उनकी ज़िंदगी बहुत सिंपल थी। सादा लिबास पहनते थे, खाने में किसी किस्म का तकल्लुफ़ नहीं, यानी ये नहीं कि मैं ये खाता हूँ, ये नहीं खाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। हमेशा सादा ग़िज़ा खाते थे। अपने शागिर्दों को भी यही मशवरा देते थे, यानी हमेशा ख़ुद भी सादे रहते थे और जो उनके स्टूडेंट्स थे उनको भी यही बताते थे कि सादा और कुदरती उसूलों पर ज़िंदगी बसर करो। ठीक है, यानी अल्लाह पाक ने जो आपसे कहा है आप उस पे ज़िंदगी बसर करें। ये जो बेफजूल का ख़र्चा करते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं, ये सब चीज़ें बेकार हैं। टैगोर को उस्ताद की हैसियत से बहुत ऊंचा मुकाम हासिल है। हिंदुस्तान के पुराने ऋषियों की तरह उन्होंने हमारे लिए एक लाजवाल ताकि छोड़ा है। ठीक है, तो कहते हैं उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट काम करा है और वो है क्या, शांति निकेतन। आपको पता है इन्होंने ये स्कूल बनाया था जिसे शांति निकेतन कहा जाता है। ये गांव से दूर था और इसमें उन्होंने इस तरह से बनाया था जिस पैटर्न पे आज आपके एनवीएस और ईएमआरएस वाले स्कूल काम करते हैं, कि सुबह से लेके शाम तक पढ़ाई पूरी होने तक, इनफेक्ट रात में भी बच्चा उस्ताद के साथ ही रहेगा। ठीक है, वहीं रहो वहीं खाओ, सारी सहूलियतें उस्ताद और बच्चे की आपस में रहेंगी ताकि बच्चा अच्छे से पढ़ सके, काबिल होने के लिए पढ़े। ठीक है, उन्होंने कलकत्ता से 90 मील फासले पे है ना, यानी 90 किलोमीटर के फासले पर एक छोटा सा स्कूल की बुनियाद डाली थी। यहाँ बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। इस स्कूल को चलाने में उन्हें बड़ी माली दुश्वारियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उनके फ्री में पढ़ा रहे थे तो पैसे भी नहीं थे। लिखते हैं पूरी का घर बेचा, बीवी के जेवरात फ़रोख्त किए और थोड़ी बहुत इमदाद बाहर से हासिल की। यानी इतने ज़्यादा इसे बनाने में उनको प्रॉब्लम फेस हुई कि उन्हें अपना घर भी बेचना पड़ गया, बीवी के जो जेवरात थे उनको भी बेचना पड़ गया और थोड़ी बहुत इमदाद यानी मदद आसपास से भी उन्होंने हासिल की कि भाई चंदा दे दीजिए। खुदा खुदा करके उसे वेश भारती की शक्ल दी गई और अब इस इदारे को यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल है। ठीक है, आगे देखिए, लिखते हैं लाफानी शाहकार गीत। यहाँ पे लिखा है लाफानी शाहकार, यानी जो चीज़ कभी फना नहीं होगी, गीतांजलि का खालिक है ना, और कौमी तराने का जन्मदाता, जो हमारा जो कौमी तराना है उसका जन्मदाता 7 अगस्त 1941 को इस दुनिया से रुखसत हो गया। आरती के जो उनकी अर्थी होती है, अर्थी के साथ कई मील लंबा जुलूस था। इस जुलूस में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे और सिख भी थे, है ना, यानी आज़ादी से कुछ साल पहले ही उनकी वफ़ात हुई है। दूसरे मुल्कों के वो लोग भी थे जो कलकत्ता में रहते थे और ये सब शायर आज़म के आखिर दर्शन के लिए बेताब थे और बेकरार थे। ये लिखा किसने है, ये मौलवी अब्दुल हक साहब ने आपका लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है आपका चैप्टर फिनिश। अब हम देखते हैं इसके मुश्किल लफ्ज़ मायने। तो देखिए, लिखते हैं महर्षि, बड़े मर्तबे वाले इंसान जिन्हें संत कहा जाता है। सूफ़ी मुंशी मतलब भी होता है सूफ़ी जैसा। ठीक है, ईश्वर भक्ति यानी खुदा की इबादत। अखाड़ा किसे कहते हैं, साधु के रहने की जगह जहाँ कुश्ती वगैरह की जाती है। बहबूदगी यानी भलाई, शब व रोज़ यानी रात और दिन। सदियों यानी कि 100 सालों के करीब, है ना, यहाँ सैकड़ों लिखा है। ठीक है, आगे देखिए, सैकड़ा मतलब भी तो 100 ही होता है ना। तहजीब मतलब क्या होता है, कल्चर, है ना, जिस पे हम ज़िंदगी गुजारते हैं। तमद्दुन मतलब क्या होता है, शहरी ज़िंदगी। ठीक है, सहपहर यानी तीसरा पहर, वही आपके 3-4 बजे के करीब का टाइम। ठीक है, मुमताज़ तरीन यानी सबसे ज़्यादा काबिल और बहुत आला दर्जा रखने वाला। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ लिखा है मुर्गन खाना, यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ें, है ना, घी चिकनाई वाली चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। आगे लिखते हैं फराहम करना, मुहैया कराना, तारुफ यानी जान पहचान, इत्मीनान बख्शना, इत्मीनान के काबिल। तासुब मतलब होता है कोई जानिबदारी करना, जैसे कोई अमीर है गरीब है उनमें तासुब कर देना। आका मतलब मालिक। अदबी मशगला मतलब होता है अदबी काम। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है भल मनसाहट, यानी कि शरीफ या नेकी इंसान वाला। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखा है काश्तकार किसान को कहते हैं, यानी खेती करने वाला। जागीर वो ज़मीन जो सरकार से हासिल हो, वो बहुत बड़ी जायदाद जो बाप दादा ने छोड़ी हो। ठीक है,
अब इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ अचंभा यानी ताज्जुब के साथ, मकबूल यानी पसंदीदा, रश्क यानी किसी की अच्छाई देखकर उससे जैसा बनने की एक कहते हैं ना कोशिश करना। ठीक है, तकल्लुफ़ बनावट, लाजवाल जिसे कभी भी मिटाया ना जा सके, लाफानी मतलब भी होता है जो हमेशा बाकी रहेगा, शाहकार यानी सबसे बड़ा कारनामा, इम्तियाज़ जिसमें फ़र्क हो। ठीक है, और ये मुनफरिद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जो इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, दर्शन मतलब होता है दीदार करना, एज़ाज़ मतलब होता है इज़्ज़त, रुतबा या मर्तबा, कोई इनाम न से नवाजना, मुसव्विर मतलब होता है तस्वीर बनाने वाला। अब देखिए यहाँ पे आपके कुल 14 सवाल जवाब है, इन्हें हम आंसर शीट पे देखेंगे, खाली जगह है, आपके जुमलों में लफ्ज़ों को इस्तेमाल करना है। ठीक है, इनको देखेंगे, वाहिद से जमा और जमा से वाहिद क्या करना है, बनाना है, इनको देखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मुतज़ाद अल्फाज लिखने हैं, तो ये सब हम लोग आंसर शीट पे देखते हैं, फिर आगे का पढ़ते हैं। तो देखिए पहला सवाल आपका लिखा हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ पैदा हुए थे, तो वो कलकत्ता में पैदा हुए थे। ठीक है, 7 मई। अगला सवाल लिखा हुआ है, रविंदर बाबू को घर वाले किस नाम से पुकारते थे, तो वो राबी के नाम से पुकारते थे। लिखते हैं टैगोर के ख़ानदान में तालीम और तरबियत का क्या तरीक़ा था, तो आपको पता है कि उनके वहाँ क्या था कि पहले उठ के सुबह जल्दी उठना था, हाथ मुँह धो के दर्शन के लिए अखाड़े जाना था और वहाँ से निकलते के साथ स्कूल चले जाना था। ठीक है, अगले सवाल पे अगर आप आएँ तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, टैगोर ने शायरी किसके कहने पे की थी, तो उन्होंने ज्योति बाबू जो उनके बड़े भाई थे उनके कहने पे उन्होंने शायरी की थी। इसके बाद लिखते हैं, इंग्लिस्तान की तालीम हासिल करने के लिए टैगोर को क्यों भेजा गया था, यानी उन्हें इंग्लिस्तान क्यों भेजा गया था तालीम हासिल करने। तो आपने पढ़ा अभी कि भाई उनकी जो तालीम है वो अधूरी रह रही थी, वो शेर गोई में ज़्यादा लग गए थे, इसलिए उन्हें भेज दिया गया था। अगला सवाल लिखा है, टैगोर तालीम छोड़कर वतन वापस क्यों आ गए थे, तो ये भी अभी आपने पढ़ा था कि भाई वहाँ पे भी तासुब था, है ना, तुम अमीर तुम गरीब, तुम काले तुम गोरे, ये सारी चीज़ें चल रही थी जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए वो वापस आ गए। तो लिखते हैं, मौसीकी से टैगोर की दिलचस्पी किस तरह ज़ाहिर होती है, तो उनकी दिलचस्पी हमें ऐसे पता चलती है कि उन्होंने सिर्फ गाने ना कि गाए, बल्कि धुनें भी खुद तैयार की। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है, शीला दान जो है जाकर टैगोर ने क्या देखने का मौका मिला था, तो वहाँ पे उन्हें गरीब अफलास वाले गांव लोगों को देखने का मिला था मौका, और उनकी इंसानियत के वो किस तरह से एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कैसे रहते हैं, ये सारी चीज़ें देखने का उन्हें मौका मिला था। अगला सवाल देखिए लिखा है, टैगोर ने मुसव्विरी किस उम्र में सीखी, तो 60 साल की उम्र में सीखी थी। अब आगे लिखा है, टैगोर ने कैसी ज़िंदगी गुजारी थी, तो उन्होंने सादा और काबिल रश्क ज़िंदगी गुजारी थी। ठीक है, और वो अपने शागिर्दों को भी यही कहा करते थे, क्या कहते थे, कि सादा और कुदरती उसूलों पर ही ज़िंदगी बसर करो। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे ना इस बार, शायद 14-15 क्वेश्चन थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए, तो देखिए लिखते हैं, तालीम को फ़रोग देने के लिए टैगोर ने क्या किया, तो उन्होंने शांति निकेतन बनाया और बच्चों को मुफ्त में तालीम दी। अगला सवाल देखिए लिखा है, हमारा कौमी तराना क्या है और उसे किसने लिखा है, तो देखिए आपका जवाब इतना भी हो सकता है कि हमारा कौमी तराना जन गण मन है। ठीक है, और इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको अपना कौमी तराना पूरा इसलिए लिख के दिया है ताकि जो बच्चे उल्टा सीधा कुछ भी बोलते रहते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि यहाँ पे क्या अल्फाज हैं, है ना, तो वो इसे पढ़ के समझ सकते हैं कि हमारा कौमी तराना कितना अच्छा है ना, वो कुछ का कुछ बोलते रहते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख के दे दिया है ताकि आप लोग इसे सीख सकें। ठीक है, आगे आ जाइए, यहाँ देखिए इसका आंसर हो गया, इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। अब देखिए आखिरी सवाल आपका लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर का इंतकाल कब और कहाँ हुआ था, तो उनका इंतकाल 7 अगस्त को हुआ था, कब, 1941 में। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपके ये फिलअप आ जाते हैं, तो फिलअप में पहले वाले में गीतांजलि आ जाएगा, दूसरे में आपका 7 मई आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें दो हैं, एक में आपको 14वीं लिखना है और उसमें छोटा लिखना है। ठीक है, इसके बाद उन्हें मोहब्बत में राबी कहते थे, उनकी पहली नज़्म कमल पे थी और मुसव्विर उन्होंने 60 साल में शुरू करी। ठीक है, इसके बाद लास्ट एक और बचा है आपका, जिसमें आपको लिखना है लाजवाल। ठीक है, ये सारे फिलअप आप कर लेंगे। इसके बाद अगर हम कौमी बात करते हैं, यहाँ पे ये आपके जुमले शुरू हो गए, तो आपको ये कौमी तराना इन सबको ना जुमलों में इस्तेमाल करना था, यहाँ मैंने लिख के दिखा दिया, आप लोग फटाफट से कर लीजिएगा। ठीक है, जुमलों में इस्तेमाल करने का मतलब क्या होता है कि वही लफ्ज़ आपके सेंटेंस में आना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, अगर आप देखेंगे तो वहाँ वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाने का कॉन्सेप्ट था, तो देखिए सूफ़ी सिंगल वर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, सूफिया। फिर फ़िक्र सिंगल है, तो इसको क्या बना देंगे, इसका जमा हो जाएगा अफ़कार।
ख़ानदान, ख़ानदान का जमा क्या हो जाएगा? ख़ानदानों। ठीक है, अब ये बहरो, बहरो पहले से ही जमा है तो इसका क्या हो जाएगा? बहर। ठीक है, ये अशार, अशार पहले से ही जमा है तो इसका क्या हो जाएगा? शेर। ठीक है, शोरा, शोरा भी पहले से ही जमा है तो इसका क्या हो जाएगा वाहिद? शायर। अब आप देखिए, यहाँ देखिए काश्तकारों, ये भी जमा है तो इसका क्या हो जाएगा? काश्तकार। गीतो, गीतो भी जमा है तो इसका क्या हो जाएगा? गीत। ड्रामा, ड्रामा वाहिद है तो इसका क्या हो जाएगा? ड्रामो। फ़न, फ़न वाहिद है तो इसका क्या हो जाएगा? फ़नून। तस्वीर, तस्वीर जमा है तो इसका क्या हो जाएगा? तस्वीर। मनाजिर, मनाजिर जमा है तो इसका क्या हो जाएगा? मंज़र। ठीक है, इसके बाद देखिए उसूल, उसूल जमा है तो क्या हो जाएगा? असल, वाहिद इसका। ठीक है, अब मुल्को, मुल्को क्या है? जमा, तो इसका वाहिद क्या हो जाएगा? मुल्क। मशागिल, मशागिल क्या है? जमा, तो इसका वाहिद क्या हो जाएगा? मशगला। ठीक है, आगे आ जाइए। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें लिखा था मुतज़ाद अल्फाज। देखिए बेटा, मैंने ना इसमें डैश लगाया था बट आई डोंट नो कि यहाँ से डैश कहाँ चला गया है। ठीक है, ये आप देखिए पढ़ पाएंगे अगर। एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा ना पेन को पतला कर लेती हूँ ताकि आपके लिए ना लाइन ड्रॉ करूँ। जैसे देखिए ये लिखा है मगरिब। ठीक है, तो मगरिब का अपोजिट क्या हो जाता है? मशरक़। ऐसे देखिए लिखा है मोहब्बत, तो मोहब्बत का अपोजिट क्या हो जाएगा? नफ़रत। ठीक है, ऐसे लिखा है ज़वाल, ज़वाल का अपोजिट क्या हो जाएगा? तरक्की। फिर देखिए इब्तिदा, इब्तिदा का अपोजिट क्या होगा? इंतहा। एक अलिफ इसके साथ है, एक अलिफ इसके साथ है। ठीक है, शागिर्द, दाल तक है ना। फिर उसके बाद शागिर्द का क्या हो जाएगा? उस्ताद। बाकायदा, तो बाकायदा का क्या हो जाएगा? बेकायदा। ठीक है, फ़रोख्त, फ़रोख्त मतलब होता है बेचना, तो ख़रीद। ठीक है, फ़ानी, फ़ानी मतलब सॉरी लाफ़ानी, लाफ़ानी जो कभी ना मरे, फ़ानी जो मर जाए। ठीक है, फ़ना होने वाली चीज़ फ़ानी। इसी तरह से आपको ना बहुत सारे लफ्ज़ दिए थे और कहा था बताओ कौन से मुज़क्कर हैं और कौन से मुअन्नस हैं। ठीक है, तो इसे आपको क्या करना है, मैंने बता दिया है। जैसे ये ना, जैसे ऐलान, शेर, ताल्लुक़ और एज़ाज़ ये आपके मुज़क्कर हैं। नज़्म, तहज़ीब, मदद और ज़िंदगी ये आपके मुअन्नस हैं। अच्छा, अब आपको पता कैसे चलेगा कि मैम ये वाले लफ्ज़ मुज़क्कर हैं या ये वाले लफ्ज़ मुअन्नस हैं? तो देखिए ये वाले लफ्ज़ आपके जो है मुज़क्कर हैं। ठीक है, ये वाले मुअन्नस है। तो देखिए ऐलान अगर आप लिखते हैं ना, ऐलान, ठीक है, तो क्या होता है? ऐलान हो गया। अगर मैं कहूँ शेर तो क्या होगा? शेर पढ़ा गया। ताल्लुक़, ताल्लुक़ रखा गया। बताइए ऐलान हो गया कि ऐलान हो गई? हो गया ना। शेर पढ़ा गया कि शेर पढ़ी गई? शेर पढ़ा गया। ठीक है, तो जब गया गया लफ्ज़ आ रहा है तो वो मुज़क्कर हो जाएगा। ठीक है, ताल्लुक़, ताल्लुक़ रखा गया या ताल्लुक़ रखी गई? रखा गया है ना। एजाज़, एजाज़ से नवाजा गया या नवाजी गई? ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे आपके? ये हो जाएंगे मुज़क्कर जो कि क्या है? जेंट्स हैं। अच्छा, आप देखिए नज़्म, तो अब बताइए नज़्म पढ़ी गई, नज़्म पढ़ा गया? नज़्म पढ़ी गई। ठीक है, अब ऐसे लिखिए तहज़ीब। ठीक है, तहज़ीब अच्छी है या तहज़ीब अच्छा है? अच्छी है ना। इसी तरह से आ जाइए आपका मदद, है ना। तो मदद, मदद की गई, मदद करा गया? मदद की गई। ठीक है, ज़िंदगी, तो क्या है? ज़िंदगी अच्छी है, ज़िंदगी अच्छा है? ज़िंदगी अच्छी है। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। उन्हीं सेंटेंस से आपको पता चल जाएगा कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस। अच्छा, मुज़क्कर किसे कहते हैं? मुज़क्कर मतलब होता है आदमी, है ना। और मुअन्नस मतलब होता है औरत। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, मुज़क्कर में आदमी वाले जो आपके होते हैं यानी मेल जेंडर, और मुअन्नस में यानी फीमेल जेंडर। ठीक है, तो अब आप लोग इसे कर सकते हैं। चलिए, ये तो हमारा लिखने वाला वर्क था। अब कुछ बुक वर्क बचा है उसे और देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। अब देखिए लिखा है सही जुमले पर सही और गलत जुमले पर गलत का निशान लगाइए। लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर को एहतराम और मोहब्बत से यहाँ पे लिखा हुआ है गुरुदेव भी कहा जाता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गुरुदेव नहीं कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं टैगोर बंगाल के गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। बिल्कुल भी नहीं, वो तो बहुत अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। अगला लिखा है टैगोर को हिंदुस्तान का कौमी शायर माना जाता है क्योंकि उनकी लिखी नज़्म जन गण मन हमारे मुल्क का हिंदुस्तानी कौमी तराना है। बिल्कुल ठीक बात है। आगे लिखते हैं टैगोर ने इंग्लिस्तान में अपनी तालीम मुकम्मल की? नहीं की, बिल्कुल नहीं की, वो छोड़ के भाग आए थे। ठीक है, टैगोर ने शांति निकेतन की बुनियाद डाली? ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आप इसे टिक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे कौन सी बात कब हुई है, इनको आपको तरतीब से देके लगाना है। ठीक है,
देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, अभी उनके 8 बरस के ही थे कि उनके बड़े भाई ने आके कहा था कि तुम शेर कहो। ठीक है। इसके बाद यहाँ उन्हें गरीब काश्तकारों की ज़िंदगी से साबका मिला। रविंद्रनाथ टैगोर इसमें पैदा हुए। ठीक है। इंग्लिस्तान से कुछ दिन छोड़कर वापस आ गए। उन्हें कलकत्ता में 90 मील, ठीक है, टैगोर की हैसियत से उन्हें पहचाना गया। नज़्म लिखी। तो देखिए सबसे पहला तो ये वाला होगा कि भाई ये नंबर 1 पे आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, कि वो कलकत्ता में पैदा हुए। ठीक है। कलकत्ता में पैदा होने के बाद फिर क्या हुआ था, फिर उनके भाई ने उनसे कहा था कि बेटा तुम कोई अच्छी सी शायरी करो। दूसरे नंबर पे ये आएगा। ठीक है। और जब उन्होंने शायरी की तो शायरी करने के बाद उन्होंने कमल पे एक नज़म लिखी। ठीक है। ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। नज़्म लिखने के बाद फिर उसके बाद उन्हें इंग्लिस्तान भेज दिया गया। ये चौथा नंबर चौथे नंबर पे ही रहने वाला है। ठीक है। इंग्लिस्तान गए लेकिन डिग्री लिए बगैर ही वापस आ गए। जब वो वहाँ से वापस आ गए तो उनको क्या कहा गया, फिर उनसे कहा गया कि अब तुम जाओगे वहाँ पे काश्तकारों पास और जागीर को लेके आओगे, जिसमें उन्होंने क्या किया था, ये वाली लाइन आ जाएगी आपकी। ठीक है, 5वें नंबर पे। फिर उसके बाद छठे नंबर पे क्या आएगा कि उन्होंने ये स्कूल बनाया। और 7वें नंबर पे ये आएगा जिसमें उन्होंने क्या करा है, उस्ताद की हैसियत से मुकाम हासिल किया है। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। इसके बाद ये देखिए मुज़क्कर मुअन्नस है, इसको भी हम लोग ऊपर देख के आ चुके हैं। ठीक है, ऊपर हमने इसे पढ़ लिया, ये चीज़ें हमने आंसर शीट में देख ली हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए गौर कीजिए और लिखिए। तो लिखते हैं, उर्दू ज़बान में हिंदी ज़बान के बहुत से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जैसे दर्शन दर्शन। ठीक है, उर्दू को दर्शन को उर्दू में दीदार कहते हैं। ठीक है, इसी तरह नीचे हिंदी के कुछ अल्फाज दिए जा रहे हैं, उनको क्या करना है, उर्दू में आपको लिखना है। ढंग, जन्मदाता, है ना, ये आप कर लीजिएगा। वैसे ये पेपर में आने वाली चीज़ नहीं है, इसे जाने दीजिए। याद रखने की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर के हिंदुस्तान के कौमी शायर हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर को एहतराम और मोहब्बत से गुरुदेव भी कहते थे। अच्छा देखिए कहते थे, तो ये वाला आपका पॉइंट जो है ना ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बुक में नहीं था इसलिए हमने इसे गलत कर दिया है। तो जो गुरुदेव कहा जाता था ये वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा, इसके बाद ये वाला हो जाएगा सही, और इसके बाद ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा सही। ठीक है, तो इसे आप लोग एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। आगे आ जाइए। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और रविंद्रनाथ टैगोर की किताब जो गीतांजलि थी उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा इनाम है। अब गौर करने की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल के अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उन्हें सादा ज़िंदगी बसर करी। वो गरीबों और मज़दूरों के दुख दर्द में शरीक रहे और उन्होंने बड़े बड़े काम अंजाम दिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपके गौर करने की बातें थी, कुछ आपको लिखने की बातें थी जो आपके मतलब चैप्टर में नहीं आई हैं, है ना, इसीलिए वो आंसर भी पीछे हमारा गलत हो गया था। तो आप उसे सही कर लीजिएगा। बाकी चीज़ें हमने यहाँ से देख के आपको सही करा दी है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।